हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 13 में आज हम लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक द वर्ब। वर्ब सेंटेंस में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और बिना वर्ब के सेंटेंस बनाना नामुमकिन है, ये तो हम सभी जानते हैं। वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच का चौथा भाग है और आज की इस वीडियो में वर्ब के प्रत्येक पॉइंट के लिए हम डीपली समझेंगे, इसकी डीपली स्टडी करेंगे। इसके प्रत्येक पॉइंट के लिए हम सरल भाषा में इसका विश्लेषण करेंगे जिससे कि छोटे बच्चे भी वर्ब को आसानी से समझ सकें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक आपके लिए मिल जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप उन लिंक पर क्लिक करके आप हमारी पिछली सारी वीडियो के लिए देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर, द वर्ब। तो सबसे पहले वर्ब को समझते हैं कि वर्ब होता क्या है। एक डेफिनेशन दी गई है जिसे जानना बेहद आवश्यक है। आ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशंस, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है नहीं, क्रियाएं वे शब्द होते हैं जो बोध कराते हैं। डिनोट का मतलब होता है बोध कराना, किसका? एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य। पोसेशन, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार। रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अधिकार का। यानी कि सेंटेंस में प्रयोग हुए ऐसे शब्द जो किसी कार्य का, अधिकार का, संबंध का या अवस्थाओं का बोध कराते हैं, वो सब क्या है? वो क्रियाएं कहलाते हैं। और अगर इसे सरल भाषा में समझें कि वाक्य में प्रयुक्त हुए ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य का करना या होना पाया जाता है, वो क्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में समझिए, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध कराता है, वो क्या है? वो सब क्रियाएं यानी वर्ब कहलाते हैं। चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस दिया है, मोहन ईट्स मैंगो। तो मोहन ईट्स मैंगो, अगर हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया जाए तो मोहन आम खाता है। तो इसमें क्या है? ईट्स शब्द जो है वो क्या है? एक्शन को दर्शा रहा है, यानी कि मोहन क्या एक्शन कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है। तो मोहन आम खाता है, तो एक्शन क्या हो गया? ईट्स। तो वाक्य में ईट्स जो है, मोहन यानी कि मोहन क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बता रहा है। ठीक है नहीं, तो ईट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया ये। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी लुक हैप्पी। तो लुक, लुक क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब ये होता है कि अवस्था। सी लुक, लुक मीन्स क्या है? दिखाई देती है। तो वाक्य में लुक, वह क्या है? सी का मतलब होता है वह, और वह एक सब्जेक्ट है, तो उसकी अवस्था का बोध करा रहा है। यानी कि लुक हैप्पी, वह खुश दिखाई देती है। तो खुश दिखाई देना, दिखाई देना क्या है? उसकी अवस्था है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। तो खुश दिखाई देती है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था हो गई। अगला है, आई हैव अ कंप्यूटर। तो आई हैव अ कंप्यूटर अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो मेरे पास एक कंप्यूटर है। तो ये क्या हो गया? पोसेशंस हो गए, मतलब कि अधिकार हो गया। आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर है, यानी मैं अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि कंप्यूटर है मेरे पास। तो यहाँ पर क्या है? कंप्यूटर पर मेरा अधिकार है। तो हैव जो शब्द है किसके लिए हुआ है? पोसेशन यानी कि अधिकार के लिए। तो वाक्य में हैव अधिकार का बोध कराता है। अगला देखते हैं, ही हैज़ टू ब्रदर्स। तो ही हैज़ टू ब्रदर्स, उसके दो भाई हैं। तो उसमें और उसके भाइयों में क्या है? यहाँ पर रिलेशन दर्शाया जा रहा है, यानी कि संबंध के बारे में बताया जा रहा है। वाक्य में हैज़ जो है वो संबंध का बोध कराता है। तो ये क्या है? हैज़ क्रिया है। तो पहले वाक्य में ईट्स वर्ब हो गया, दूसरे वाक्य में लुक क्या हो गया? वर्ब है, और तीसरे वाक्य में हैव क्या है? हैव यानी कि पोजीशन यानी अधिकार के बारे में बता रहा है, इसलिए वर्ब होगा। और चौथे वाक्य में हैज जो है वो रिलेशन को दर्शा रहा है, इसलिए हैज क्या है? ये वर्ब है।
तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, क्रियाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इसे जानते हैं। तो क्रियाएं जो मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है फिनिट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फिनिट वर्ब। तो फिनिट वर्ब जो होती है, फिनिट वर्ब भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्रिंसिपल वर्ब, इसे मेन वर्ब या फुल वर्ब भी कहते हैं, और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। प्रिंसिपल वर्ब या जिसे मेन वर्ब भी कहते हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए समझना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन हम प्रत्येक पॉइंट के लिए समझेंगे। फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब को भी समझेंगे, प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को भी समझेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं फिनिट वर्ब के लिए। क्रिया के वे रूप होते हैं जो वाक्य में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होते हैं, ठीक है नहीं। वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर यानी कि वचन और पर्सन से प्रभावित होते हैं तथा किसी न किसी काल यानी कि टेंस का बोध कराते हैं। यानी कि ये जो फिनिट वर्ब होते हैं इनसे किसी न किसी काल, टेंस का बोध होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिनिट से क्या होता है? किसी न किसी टेंस का बोध होता है। इन्हें फुल वर्ब या मेन वर्ब भी कहते हैं, और ये दो प्रकार की होती हैं, जैसे कि पहली होती है प्रिंसिपल वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फिनिट वर्ब के लिए अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहला सेंटेंस दिया है यू राइट अ लेटर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर जो रेड कलर में राइट लिखा हुआ है ये क्या है? वर्ब है। दूसरा देखते हैं प्लेयर्स प्लेड हॉकी, तो प्लेड शब्द क्या हो गया? ये भी फिनिट वर्ब है। तीसरा सेंटेंस दिया है ही विल गो टू स्कूल, तो विल गो जो शब्द है वो भी क्या है? फिनिट वर्ब के लिए हुआ है। तो अब यहाँ देखिए कि राइट, प्लेड और विल गो, यहाँ से हम देख रहे हैं कि तीनों सेंटेंस अलग अलग टेंस के हैं और तीनों क्रियाओं से टेंस का बोध हो रहा है, यानी कि कालों के लिए दर्शा रहे हैं। तो उपरोक्त वाक्य में राइट, प्लेड, विल गो तीनों फिनिट वर्ब हैं और तीनों सब्जेक्ट के वचन यानी नंबर के अनुसार हैं तथा अलग अलग काल का बोध करा रहे हैं, ठीक है नहीं। जैसे कि राइट हो गया, राइट किसका बोध करा रहा है? प्रेजेंट टेंस का। प्लेड, प्लेड यानी कि प्ले की जो है वो पोस्ट फॉर्म लगी हुई है इसमें, तो ये क्या है? पास्ट टेंस का बोध करा रहा है। विल गो, तो विल और शैल इन दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं? फ्यूचर के टेंसों में करते हैं। तो ये जो क्रिया है वो फ्यूचर टेंस का बोध करा रही हैं। तो उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। यू राइट अ लेटर ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। प्लेयर्स प्लेड हॉकी ये पास्ट टेंस का वाक्य है। ही विल गो टू स्कूल ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो फिनिट वर्ब से क्या होता है कि काल का बोध होता है ये। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल वर्ब के लिए, जिनसे किसी काम का करना पाया जाता है, अर्थात वे क्रियाएं जो ये बताती हैं कि कर्ता या सब्जेक्ट के द्वारा क्या कार्य किया जाता है, उसे ही हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं, फुल वर्ब कहते हैं या डूइंग वर्ब भी कहते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिससे कि ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं यू किल्ड अ स्नेक, तुमने एक सांप मारा, ठीक है नहीं। तो यू क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट द्वारा क्या किया गया? वो क्या कार्य किया गया? किल्ड, किल्ड मीन्स मारा गया, ठीक है नहीं, या मारा। तो तुमने मारा, क्या मारा? ए स्नैक। तो किल्ड जो है वो यू के द्वारा किए गए कार्य को दर्शा रहा है, तो किल्ड क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। अगला सेंटेंस देखते हैं दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, वे अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। तो दे शब्द है सेंटेंस में, वो क्या है? सब्जेक्ट है, और उनके द्वारा क्या कार्य किया जा चुका है? पूरा किया जा चुका है। यानी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस देखते हैं राधा इज राइटिंग एन ऐसे, तो राधा एक निबंध लिख रही है। तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है, और उसका जो वो कार्य क्या कर रही है, यानी कि सब्जेक्ट द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? राइटिंग, यानी कि लिखा जा रहा है। तो राधा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और राइटिंग क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। तो उम्मीद है आपके लिए समझ में आ चुका होगा। अब समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसी प्रिंसिपल वर्ब के टेंस,
मूड अथवा वॉइस को बनाने में सहायक होती है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम क्या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब के टेंस को, मूड को या वॉइस को बनाने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। तो इसमें जो हैव शब्द है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। अगला सेंटेंस, दे मस्ट हैव बीन प्लेइंग ऑल डे। तो यहाँ पर जो मस्ट हैव बीन ये क्या है, ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब है ये। और सीता इज राइटिंग एन ऐसे, तो सीता इज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये जो क्रियाएं हैं वो क्या है, प्रिंसिपल वर्ब के टेंस से और उनकी वॉइस को बनाने में क्या है, सहायक होती हैं, यानी कि उनकी सहायता करती हैं, इसलिए ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। तो चलिए समझते हैं काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रिंसिपल वर्ब दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके साथ किसी ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। हिंदी में देखते हैं, वह क्रिया जो ये बताती है कि कर्ता के कार्य का प्रभाव केवल कर्ता तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़ता है। ठीक है नहीं, ऐसी क्रियाएं जो ये बताएं कि कर्ता का प्रभाव केवल कर्ता तक सीमित न रहे बल्कि उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति या वस्तु पर भी पड़े, तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग किए जाती हैं, यानी कि उनके लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है, तो वो क्रियाएं जो हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। जैसे कि वह क्रिया जो ये बताती है कि कर्ता के कार्य का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, अर्थात उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है, तो ऐसी जो क्रियाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। समझते हैं नॉन फिनिट वर्ब के लिए। ये क्रिया के वे रूप होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है नहीं, नॉन फिनिट वर्ब का जो सेंटेंस में प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। ये वाक्य के कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के पर्सन तथा नंबर से प्रभावित नहीं होती हैं तथा इनसे किसी काल या टेंस का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है नहीं, ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी टेंस का ज्ञान ना हो वो नॉन फिनिट वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, टू टेल अ लाई इज अ सिन, यानी कि टू टेल झूठ बोलना पाप है। तो यहाँ पर जो टेल शब्द है ये क्या है, नॉन फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल की गई है। अगला सेंटेंस देखते हैं, राधा वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग। तो सिंग क्या है, नॉन फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल की गई है, जबकि वांट्स शब्द जो है WANT है, वांट्स जो है वो फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल की गई है। आगे देखते हैं, आई लाइक वॉकिंग। तो वॉकिंग किसके रूप में इस्तेमाल हुई है, नॉन फिनिट वर्ब के रूप में। कविता इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, तो सिंगिंग जो है वो नॉन फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। हियरिंग द नॉइस सी रैन अवे, तो हियरिंग क्या है, नॉन फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल की गई है। यानी कि सेंटेंस में यूज के आधार पर ही पता चलता है कि क्रियाएं जो हैं कौन सी फिनिट वर्ब है, कौन सी नॉन फिनिट वर्ब है। जो क्रियाएं फिनिट वर्ब होती हैं वो नॉन फिनिट वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, और जो नॉन फिनिट वर्ब के रूप में इस्तेमाल होती हैं वो फिनिट वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। जैसे कि टेल है, सिंग है, वॉकिंग है, सिंगिंग है, हियरिंग है, इन्हें हम फिनिट वर्ब की प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब समझेंगे इस चीज़ के लिए। आज की इस वीडियो में हमने वर्ब की डेफिनेशन को स्टडी किया, उनके एग्जाम्पल को समझा और इसके जो काइंड्स होते हैं उनके प्रत्येक पॉइंट के लिए स्टडी किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्ब के नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे, और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और जिन्हें जानना बेहद आवश्यक है, जिससे कि वर्ब आपके लिए क्या है बेहतर तरीके से समझ सकें और कोई भी पॉइंट आपकी समझ से बाहर ना रहें। कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें, आपके फीडबैक से हम मोटिवेट होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।